नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के एक बिल्कुल नए लेक्चर में। और आज मैं आपसे चर्चा करूंगा प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में। तो मगध के उत्कर्ष के संबंध में यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मगध जो है यह प्राचीन भारत के 16 महाजनपद हुआ करते थे। और इन महाजनपद में से एक हुआ करता था। और ये 16 महाजनपद जो हुआ करते थे ये पहले बहुत छोटे छोटे जन के रूप में कबीले पाए जाते थे। उन जनों से मिलकर जनपद बनते थे, तो कई सारे जनपद उभर कर सामने आए और उन्हीं जनपदों का जो और ज़्यादा विस्तारित रूप निकला, संगठित रूप निकला, उसे महाजनपद नाम दिया गया। तो महाजनपद वास्तव में थे क्या? तो महाजनपद जो थे, जन सबसे पहले हुआ करते थे, छोटे छोटे कबीले जो होते थे उनसे मिलकर बने थे जन। जन का बड़ा स्वरूप जो था उसे जनपद नाम दिया गया। और इसी जनपद का जो सबसे बड़ा स्वरूप था, कई जनपदों का समूह, उसे महाजनपद नाम दिया गया, महाजनपद। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि ये जो महाजनपद नाम दिया गया, तो महाजनपद में सवाल ये भी उठता है कि क्या महाजनपद जो थे ये मतलब कि उस समय थे या अभी के टाइम के अनुसार ही उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर अभी के समय के अनुसार आप इसे कंपेयर करेंगे तो महाजनपद आज का प्रेजेंट टाइम का हमारा स्टेट है। स्टेट कहने का मतलब है आज हम जिन्हें राज्य के नाम से जानते हैं वह प्राचीन काल में महाजनपद के रूप में जाने जाते थे। और जिन्हें आज हम जिला कहते हैं, ये प्राचीन काल में जनपद कहलाते थे। और इनसे जो छोटा जो होता था उसे हम ब्लॉक के रूप में देख सकते हैं। तो ये हमें साफ तौर पर बताता है कि प्राचीन काल का जो स्ट्रक्चर था और अभी का जो स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक ढांचा है, वह लगभग आपस में एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में कि आखिर महाजनपद थे तो ये महाजनपद थे कितने, इनकी संख्या कितनी थी और किस प्रकार से इन्होंने भारतीय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और कैसे मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बना। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट आता है महाजनपदों के संबंध में कि महाजनपद जो थे, महाजनपद क्या थे ये मैंने आपको बताया। महाजनपद के बारे में एक और पॉइंट जान लीजिए कि भारत में कुल मिलाकर जो 16 महाजनपद थे वो अलग अलग नाम थे उनके। और ये थे आपका 16 महाजनपद थे प्राचीन भारत में कुल मिलाकर। ये थे अंग, मगध, काशी, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, चेंदी, कौसाम्बी, गांधार। और उसके बाद फिर आ जाता है मल, कंबोज। ये 16 महाजनपद थे जो प्राचीन भारत में मौजूद थे। इन 16 महाजनपदों में अंग जो था ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। और अंग के बाद जो दूसरा हिस्सा था वह था आपका मगध। तो मगध के बारे में खासियत यहाँ पर यह थी कि मगध में जितने भी रूलर आए वो सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, एम्बिशियस थे। और उनका जो विजन था वो बिल्कुल क्लियर रहता था कि उन्हें ताकत अपने पास रखनी है और साथ ही साथ पूरे के पूरे साम्राज्य का विस्तार करना है। यहाँ पर इनमें किसी भी तरह की ये भावना नहीं थी कि हमें संपूर्ण एकीकृत भारत लाना है, एक एकजुट भारत चाहिए। नहीं, इनका पहला उद्देश्य क्लियर एकदम रहता था कि हमें क्या करना है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। और ये जो साम्राज्य विस्तार की शुरुआत होती है या मगध की जब शुरुआती शासन प्रणाली देखी जाती है तो इसमें हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के द्वारा दिखाई देती है। कैसे बिंबिसार ने इसको ताकतवर बनाया उसके बारे में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ।
तो यहाँ पर इन 16 महाजनपदों को अच्छी तरह से याद रखिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं से आते हैं कि इसमें से कौन सा महाजनपद है कौन नहीं है। तो इसमें से हो सकता है कि आपको कोई चार दे दे और एक पांचवा अलग दे दे और बोल दे इसमें से कौन सा अलग है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 16 महाजनपद कौन से थे। तो 16 महाजनपद थे अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मकवंती, चेंदी, कौसाम्बी, गांधार, मल, कंबोज। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हिस्सा आ जाता है वो हिस्सा आ जाता है मगध में आने वाले शासकों के बारे में। मगध के जो शासक थे इनका रोल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मगध जो है भारत की राजनीति में कई शताब्दियों तक सत्ता का केंद्र बना रहता है। और इन्हीं कारणों की वजह से मगध जो है, मगध एक साम्राज्य के उत्कर्ष के रूप में इसे पढ़ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि मगध का जो उत्कर्ष हुआ इसकी शुरुआत कैसे होती है, फाउंडेशन किसके द्वारा शुरुआत किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमें जो वंश के अनुसार अगर हम चले तो हमें दिखता है हर्यक वंश। हर्यक वंश हमें दिखता है। हर्यक वंश के बाद जो दूसरी डायनेस्टी हमें मिलती है वो मिलती है शिशुनाग वंश। इसके बाद फिर हमें जो तीसरी डायनेस्टी मिलती है ये हमें मिलती है शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। नंद वंश के बाद फिर हमें जो चौथा दिखाई देता है वो मिलता है मौर्य वंश। और उसके बाद फिर अनदर जो हमें आता है वो हमें मिलता है मौर्य के बाद शुंग वंश। यहाँ पर याद रखिएगा कि मगध का उत्कर्ष जो होता है इन सभी के शासन काल में, ये सभी जो वंश है इनके शासन काल में थोड़ा थोड़ा होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में मगध जो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। टाइम जैसे जैसे बीतता चला जाता है, साम्राज्यवादी जो नीतियां होती हैं वो मगध को धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष में बड़ा करते चली जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हर्यक वंश के समय में, तो हर्यक वंश के समय में इसके जो शासक थे जिनका नाम था बिंबिसार, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। तो बिंबिसार थे, बिंबिसार इसे ताकतवर बनाने की दिशा में अपना कदम उठाते हैं। उसके बाद फिर इनके बेटे थे अजात शत्रु। अजात शत्रु वो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन पुट करते हैं और इसे और ताकतवर बनाते हैं। फिर शिशुनाग वंश जो है वो जो एम्पायर एक्सपैंडेड रहता है उसको एक तरह से अच्छे तरीके से व्यवस्थित करते हैं। और फिर उसके बाद जो अनदर हिस्सा आता है नंद वंश, नंद वंश जो रहता है ये इसे और एक्सपैंड करते हैं और इसका विस्तार करते हैं। और विस्तार करने के साथ ही साथ नंद वंश के समय में एक और महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है और वह कार्य होता है कि मगध की जो सेना होती है, सेना को ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। सेना को क्या करते हैं, सेना को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। और शक्तिशाली बनाने के कारण होता क्या है कि मगध के टक्कर का या मगध के लेवल का सैन्य या मिलिट्री पावर जो रहता है ये किसी के पास नहीं रहता है। और उसके बाद फिर मौर्य वंश जब आता है तो मौर्य वंश नंद वंश को रिप्लेस करके जैसे ही पावर अपने कंट्रोल में लेता है, मौर्य वंश की स्थापना जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जिनके बारे में आपको मालूम है उन्होंने की थी। तो जब मौर्य वंश जो है ये इसे अपने कंट्रोल में लेता है तो उसके पास एक बना बनाया सॉलिड बेस रहता है जिसे लगभग 3 अलग अलग पीढ़ियों ने तैयार किया हुआ रहता है, एक्सपैंड किया हुआ रहता है, जिसमें हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है और नंद वंश है। और इसी वजह से जब चंद्रगुप्त मौर्य के पास ये पूरा का पूरा एम्पायर आता है तो उसके बाद एक कंसोलिडेटेड या आप कह सकते हैं एक व्यवस्थित ढांचा रहता है, प्रशासनिक ढांचा, सैन्य ढांचा, प्रचुर मात्रा में उसके पास धन की उपलब्धता रहती है और भी कई तरह के पर्याप्त अनुभवी अधिकारी और दूसरी सुविधाएं उसके पास रहती हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य को और मौर्य वंश जो है इसे पूरे भारत को शासित करने में बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। और मगध जो है वो पूरे भारत को कंट्रोल करने लग जाता है। और इसका पीक हमें दिखाई देता है अशोक के टाइम पीरियड पे जब ये अपने लार्जेस्ट एम्पायर को रन करता है, कंट्रोल करता है। और उसी के साथ ही साथ हमें मौर्य वंश के बाद फिर दिखाई देता है शुंग वंश के बारे में, जिनके बारे में हमें यह भी जानकारी मिलती है कि शुंग वंश में कैसे पुष्यमित्र शुंग जो है जब मौर्य वंश कमजोर हो जाता है और सत्ता जो है, सत्ता का प्रश्न उठता है कि सत्ता कैसे चलाई जाएगी, तो ऐसे हालात में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश के स्थापना की जाती है। शुंग वंश की स्थापना की जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि आखिर मगध का जो साम्राज्य जो बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है। तो अगर यहाँ पर आप इस फिगर को जब देखते हो तो हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जाना मगध का हिस्सा कुछ इस रीजन पे कंट्रोल था, प्रेजेंट टाइम पीरियड का बिहार का जो हिस्सा है यहाँ, और इसके अलावा कुछ और हिस्से थे जो मगध के नाम से जाने जाते थे। ये छोटा सा इलाका था और इसके अलावा भारत पे और भी दूसरे छोटे छोटे महाजनपद थे जिनका अपना एग्जिस्टेंस था,
थोड़ा बहुत कहने का मतलब है कि पूरे भारत में इनका जो एग्जिस्टेंस था वो मौजूद था। अगर मैं इसे मार्क करूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ग्रीन कर दिया, तो ये जो ग्रीन है ये आपका बता रहा है कि यहाँ पे छोटे छोटे राज्य या फिर आप कह सकते हैं महाजनपद हैं। तो ये जो छोटे छोटे महाजनपद है इनका अपना उस समय अस्तित्व तो था, लेकिन मगध जो है, मगध विस्तारवादी नीति को महत्व देता था। तो मगध के राजाओं ने क्या किया, हर्यक वंश जैसे उन्होंने शुरुआत की यहाँ से, और उसके बाद फिर हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश ने, जैसे ही हर्यक वंश इसको बढ़ाया, शिशुनाग वंश ने इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया और उसको कंसोलिडेट किया। एंड देन उसके बाद जैसे ही नंद वंश आते हैं तो नंद वंश इसको और एक्सपैंड करते हैं अपने पावर और मिलिट्री पावर की वजह से, जिसे आप देख सकते हैं इस तरह से नंद वंश इसे कंट्रोल करता है। नंद वंश के बाद फिर क्या होता है कि नंदवंश जैसे इसको एक्सपैंड कर देता है, जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य या फिर आप कह सकते हैं मौर्य वंश के पास कंट्रोल आता है, तो मौर्य वंश इसे पूरी तरह से एक्सपैंड कर देता है और ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे इनकी जो कंट्रोल होता है मगध का, ये एक्सपैंड हो जाता है और एक बड़े रीजन को ये कंट्रोल करने लग जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहता है कि इनके पास पावर जो रहता है वो मिलिट्री का रहता है, साथ ही साथ फाइनेंशियल एंड अदर रीजन्स भी रहते हैं जो इस पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इस तरह से ये जो इलाका है ये पूरा का पूरा कंट्रोल किसके थ्रू किया जाता है, तो ये किया जाता है मौर्यन डायनेस्टी के थ्रू। और मौर्यन डायनेस्टी में ये जो पूरा हिस्सा है इसका जो मेन सेंटर कौन सा रहता है, तो इन सभी का जो मेन सेंटर हमारा रहता है वो रहता है इस जगह पर, जो कि था आपका मगध। तो मगध से ही ये कंट्रोल होता है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि कैसे ये काम किया, कैसे इसकी मगध के उत्कर्ष का आरंभ होता है। तो इसमें हर्यक वंश का जो रोल है ये है बिंबिसार का। बिंबिसार जब शासक बनते हैं तो अपनी महत्वाकांक्षा के कारण इन्हें अच्छी तरह से मालूम रहता है कि जो दूसरे शासक और महाजनपद हैं वो आसानी से इनकी बात मानेंगे नहीं, और इस बात पे वो अपनी स्वीकृति बिल्कुल नहीं देंगे कि वे मगध की अधीनता स्वीकार कर लें। तो इनके पास दो तरीके होते थे। पहला ये क्या करते थे कि उनसे मैत्री संबंध बना लेते थे, और दूसरा अगर जरूरत पड़े तो वैवाहिक संबंध भी बना लेते थे। वैवाहिक संबंध स्थापित करने में भी ये संकोच नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त जो अनदर रास्ता होता था, ताकत का रास्ता, जिसे हम सैन्य कार्यवाही कहते हैं, सैन्य कार्यवाही के द्वारा तो सामान्य रूप से कोई भी साम्राज्य मिलाने में ये सक्षम थे ही। तो यहाँ पर बिंबिसार क्या करते हैं, इन्हें मालूम रहता है कि अंग जैसा ताकतवर महाजनपद है, उसके बाद काशी, कोसल, बज्जी ये सब है। तो यहाँ पे ये करते क्या है कि कोसल की राजकुमारी कोसला देवी से विवाह कर लेते हैं और बदले में इनको दहेज में बहुत सारा क्षेत्र मिल जाता है, जिनसे इसे बहुत बड़े पैमाने पर आय होती थी। आय कहने का मतलब है इनकम का ये सोर्स बन जाता है, जो इन्हें गिफ्ट के रूप में मिलता है या दहेज या उपहार के रूप में आप कह सकते हैं, और उसका वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो हिस्सा रहता है वो रहता है कि ये एक से ज्यादा विवाह करते हैं। दूसरा विवाह इनका हमें दिखाई देता है जो है चेलन्ना के साथ, और ये लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी रहती हैं। तो इनके साथ जब विवाह होता है तो वहां से भी इन्हें राज्य या क्षेत्र प्राप्त होते हैं, जिससे इनकी शक्ति और बढ़ जाती है। उसके बाद ये पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ भी विवाह करते हैं। आम्रपाली का नाम भी उभर कर आता है। यहाँ तक कि कुछ ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि बिंबिसार ने अपने जीवन काल में लगभग 500 विवाह किए थे। किंतु यदि हम सामान्यतः जानकारियों का अनुसरण करें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि इनके जीवन में मुख्य रूप से जो 4 रानियों का या 3 रानियों का जो जिक्र आता है वो आपका दिखता है हमें। तो कोसला देवी हो गई, उसके बाद चिलन्ना हो गई, उसके बाद क्षेमा हो गई, आम्रपाली हो गई, इनका उल्लेख हमें मिलता है। एक और पॉइंट यहाँ पर आता है कि बिंबिसार वैवाहिक संबंध के साथ जो मित्रता है उसमें भी करते थे, जिसमें चंड प्रद्योत की सहायता के लिए या फिर उनके इलाज के लिए उन्होंने जीवक को भेजा, और इसी तरह से और भी कई तरह के कार्य है जो इन्होंने किए थे, या और भी कई तरह के जो मतलब कि तरीके हैं इन्होंने अपनाए अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए, मगध को ताकतवर बनाने के लिए। अब आगे चलकर होता क्या है कि इनका जो पुत्र रहता है अजात शत्रु, वह अपने पिता की तरह ही महत्वाकांक्षी रहता है। समय बीतने के साथ ये क्या करता है कि अपने पिता को यह बंदी बना लेता है, कारागृह में डाल देता है, और कंट्रोल या यूं कहा जाए कि सत्ता का केंद्रीकरण अपने हाथों में कर लेता है। और इसके साथ ही साथ एक बार ऐसा होता है कि ये अपने पिता के पास जा रहा होता है और इनके पिता को ऐसा लगता है कि मेरा पुत्र मुझे मारने आ रहा है, तो वो विस्पान कर लेते हैं। ऐसा कुछ इतिहासकारों का मत है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं, अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। तो इतिहास में अजात शत्रु को पितृहंता भी कहा गया है। पितृहंता के नाम से भी इसे जाना जाता है। अजात शत्रु के द्वारा जब यह कृत्य होता है तो उसके बाद इसके कई दुश्मन बन जाते हैं, और उसके बाद ये एक एक करके उन सभी से युद्ध करता है, और युद्ध करने के बाद उन्हें हराता भी है, और हराने के साथ ही साथ वो क्या करता है कि वैवाहिक संबंधों का सहारा लेकर उनके साथ अपनी स्थिति को मजबूत भी कर लेता है। अजात शत्रु जो है, अजात शत्रु का
जो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहता है, उसमें एक आपका दिखता है कि ये अपने युद्ध में दो नए तरह के अस्त्रों का प्रयोग करता है, जिसे महाशिला कंटक, महाशिला कंटक के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो रहता है, इसे कहते हैं रथ मूसल, रथ मूसल। ये दोनों जो अस्त्र है, इनका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। जिनको संभव समझ में अगर किस तरह का कोई कंफ्यूजन है महाशिला कंटक और रथमूसल क्या है, तो मैं यहाँ पर आपको एक फिल्म के बारे में बताना चाहूंगा, बाहुबली। इसमें भल्लाल देव और बाहुबली के जो अस्त्र रहते हैं वो यही है, महाशिला कंटक और रथमूसल। महाशिला कंटक जो है ये बाहुबली को दिया गया रहता है, जो पत्थर दूर फेंकता है किला को विध्वंस करने के लिए। और रथमूसल जो रहता है ये आपका जो भल्लाल देव है, भल्लाल देव का जो रथ रहता है उसके समान रहता है। तो महाशिला कंटक और रथ मूसल का यह प्रयोग करके अपने जो विद्रोही रहते हैं उनको क्रश करता है, उनको मतलब कि तबाह करता है या उन्हें डिफीट करता है, हराता है। और साथ ही साथ यह क्या करता है कि वैशाली में लिच्छवियों को यह हराने के लिए वहां पर अपने मंत्री वाकस्कर को भेजता है और उनमें फूट डलवा देता है। फूट डलवाने की वजह से वहां पर क्या होता है कि जो उनका संघ रहता है वो एक लंबे समय के बाद टूटकर नष्ट हो जाता है। और इस तरह से जो मगध है, मगध की शक्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इसके दुश्मन कमजोर हो जाते हैं। दूसरा उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। जब आता है तो उसके बाद वो क्या करते हैं, अजात शत्रु के बाद और भी शासक आते हैं, लेकिन जो शासक रहता है इसमें जो अंतिम शासक है नाग दशक, वो इतना कमजोर रहता है कि वह साम्राज्य को अच्छी तरह से चलाने में सक्षम नहीं होता है। और यही कारण है कि साम्राज्य के उसकी चलाने की अयोग्यता के कारण उसे मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है शिशुनाग के द्वारा। और आगे चलकर फिर ये जो मगध का साम्राज्य उसे व्यवस्थित रूप से संचालित करते हैं। फिर इनके अंतिम शासक जो रहते हैं उसे हटाकर महापद्मनंद नाम का व्यक्ति जो है वह उन्हें हटाता है और उसके बाद नंद वंश की नींव डालता है। महापद्मनंद जो है यह वास्तव में कहा जाए तो नंद वंश जो है, या यूं कहा जाए महापद्मनंद और उसके बाद जो जितने शासक आए नंद वंश में, इन्होंने वास्तव में मगध के उत्कर्ष में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनका पहला उद्देश्य था कि सेना को ये बहुत मजबूत करते हैं। महापद्मानंद की शक्ति और महापद्मानंद की ख्याति या उनका जो खौफ या डर था वो इतना खतरनाक था कि उनको उग्रसेन कहा जाता था। उग्रसेन के अलावा उन्हें सर्व छत्रांग और सर्व छत्रांग के अलावा और कई उपनामों से जाना जाता है। इसका मुख्य कारण था कि महापद्मानंद की जो कार्य प्रणाली थी, महापद्मानंद के काम करने का तरीका, महापद्मानंद की जो अग्रेसन था वो इतना खतरनाक था कि वो किसी भी छोटे राज्य को छोड़ता नहीं था, वो सभी को नष्ट कर डालता था और उसके बाद अपने साम्राज्य में मिला लेता था। उसके बाद नंद वंश में अंतिम जो शासक होते हैं धनानंद, धनानंद का हमें उल्लेख मिलता है। धनानंद को स्वर्ण पिपासु कहा गया है। मगध के उत्कर्ष में जहां एक तरफ सैन्य व्यवस्था में नंदों ने मजबूती प्रदान की, वहीं दूसरी तरफ सोने के या स्वर्ण के भंडार को लेकर भी यहाँ पे जो शासक हुए उन्होंने बहुत ज्यादा सक्रियता दिखाई। और वो इतना ज्यादा धन पिपासु था धनानंद कि कहा जाता है कि उसके पास 80 करोड़ सोने की मुद्राएं थी, और उस 80 करोड़ सोने की मुद्राओं को उसने एक गुफा में बंद करके और चमड़े के लेयर या चमड़े और दूसरे पदार्थों के द्वारा उसे बहुत अच्छी तरह से उस गुफा के मुंह को या मुहाने को बंद कर दिया था, जिससे कि कोई उसके स्वर्ण को हाथ न लगा सके। इतना ज्यादा स्वर्ण के प्रति उसका जो लालसा या उसका जो लोभ था। इसमें और कई एग्जाम्पल दिखते हैं, जैसे कि उसने पूरे के पूरे मगध में कई प्रकार के टैक्स लगा दिए थे, जिसके द्वारा वह जनता से बेहिसाब कर वसूला करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा पीड़ित प्रजा जो थी वह परेशान हो गई थी नंदों की, खासतौर पे धनानंद के इन पॉलिसीज की वजह से, धनानंद के इन करों के नियमों की वजह से। और इन्हीं कारणों की वजह से धनानंद को वो पसंद नहीं करते थे। और इसी समय होता क्या है कि मगध का जो साम्राज्य वो बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड हो चुका रहता है, और इसी समय पर अलेक्जेंडर जो है वो भारत में एंट्री करता है या एंट्री करने के लिए आता है और छोटे छोटे राज्यों पर हमला करके उन्हें जीतता भी है। हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि जब वो खैबर पास होते हुए क्रॉस करता है अलेक्जेंडर अपनी आर्मी के साथ, तो यहाँ पर जो छोटे राज्य होते हैं वो अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं। यहाँ के जो राज्य होते हैं ये सभी अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं। लेकिन
प्रॉब्लम ये थी कि कोई एक बड़ा राज्य तो था नहीं, कई सारे छोटे छोटे राज्य थे, और छोटे राज्य में एक मानेगा, एक हारेगा या हार मान लेगा, तो दूसरा जो है दूसरा बोलेगा मैं नहीं मानूंगा, तीसरा बोलेगा मैं नहीं मानूंगा। तो इस तरह से करके छोटे छोटे राज्यों को जीतने में यहाँ पर सिकंदर को बहुत ज्यादा समय लगता है। और इसी समय जब सिकंदर की आर्मी लड़ती थी तो उन्हें यह भी जानकारियां मिलती थी कि आगे चलकर ये तो छोटे छोटे राज्य हैं जिनसे लड़ने में सिकंदर की सेना को इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आगे चलकर मगध का विशाल साम्राज्य और वो इतना ताकतवर है कि वो तुरंत में या तुरंत ही पूरे की पूरी अलेक्जेंडर की आर्मी को तबाह कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी इन सभी बातों को सुनती थी, उन्हें समझ में आता था कि अगर ऐसा होगा तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 10 सालों से भी अधिक समय से युद्ध में लगे हुए हैं, अपने घर हम नहीं गए हैं, और न जाने और कितने समय तक हमें इन समस्याओं का सामना करना होगा। तो इन बातों को लेकर जो है अलेक्जेंडर की आर्मी में अपने ही मीन्स आप कह सकते हैं किंग के खिलाफ भावना हो जाती है कि नहीं, अब हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें और युद्ध नहीं करना है। और यहाँ पर जो है मगध का जो उत्थान है, मगध का उत्थान का एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। जो यहाँ पर जो राजा होता है पोरस, एक राजा रहता है, वो डिफीट किया जाता है अलेक्जेंडर के द्वारा, सिकंदर उसे हरा देता है, और उसके बाद फिर क्या करता है, उसका राज्य उसे वापस दे देता है उसकी वीरता से प्रसन्न होकर। लेकिन उसे यह भी जानकारी होती है और उसकी सेना को भी जानकारी जब होती है विशेष रूप से कि मगध का साम्राज्य बहुत ताकतवर है, तो सेना आगे बढ़ने से, व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। और जब वो इनकार कर देती है तो पॉइंट ये होता है कि अब सिकंदर को वापस जाना होगा, तो यहां से वो क्या हो जाता है कि वापस चला जाता है। और जब ये वापस जाता है तो उस समय कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मगध के राइज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वो क्या रहता है, मगध ऑलरेडी पावरफुल था, एक्सपैंड खुद को कर ही रहा था। यहां से अलेक्जेंडर जाता है और इन इलाकों को जिसे उसने जीता हुआ रहता है, इन इलाकों को अपने गवर्नर्स के हाथों में, या वहां के जो राजा जो पहले राज करते थे, रूल करते थे, उनके हाथों में देकर चला जाता है। तो पॉइंट ये होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यहां पर आ जाता है जो कि कंसोलिडेटेड फॉर्म में काम करता है। पहले छोटे छोटे राज्य थे, अलग अलग संचालित होते थे, अब एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में होते हैं। तो एक तरह का उनमें आपस में इंटरलिंक बन जाता है जो उनको काम करने में सहायता प्रदान करता है। उनमें एक तरह का संगठन का भावना जो रहता है, एक तरह की संगठन की जो प्रवृत्ति होती है वो डेवलप हो जाती है। तो इसका फायदा ये होता है कि आगे चलकर नंद वंश के खिलाफ जो आक्रोश था वहां की जनता में, इसका लाभ उठाकर और दूसरे जो विद्रोही सैनिक थे जो मगध के खिलाफ थे या फिर जो युद्ध में बच गए थे, यानी कि अलेक्जेंडर की आर्मी से लड़ने के बाद उनके पास कोई काम नहीं था, इन सभी को मिलाकर के यहां पर चाणक्य नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे, उनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक व्यक्ति या एक युवक रहता है। वो क्या करता है कि एक सेना खड़ी करता है, और ये सेना खड़ी करने के बाद ये इन छोटे छोटे राज्यों को जीतता चला जाता है। और जीतने के बाद ये क्या करता है कि इन छोटे छोटे राज्यों को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो यहां से ये छोटे छोटे राज्य अब क्या हो गए कि चूंकि छोटे थे, संगठन का भावना था, तो इस वजह से एक को जीतता है, दूसरे को जीतना, इन सभी को जीतने में इसे ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, और ये इसे जीतकर अपने कंट्रोल में ले लेता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि यहां पर इसे यह भी समझ में आता है कि मुझे तो पूरे के पूरे भारत को कंट्रोल करना है, मगध को मुझे हराना है। तो यहां से फिर ये छोटे छोटे राज्यों को जीतते हुए और फिर एट द एंड स्लोली एक लंबे प्रोसेस के बाद वो मगध को एट द एंड हरा देता है, और मगध के शासक धनानंद को हटाकर यहां पर ये क्या करता है, अपना पावर मतलब स्टेबलाइज कर देता है। और इस तरह से मगध का जो पूरा एम्पायर है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है। और एक्सपैंड होने के साथ ये जो पूरा का पूरा मगध का एम्पायर आप देख रहे हैं अब किसके कंट्रोल में आ गया, तो अब ये कंट्रोल आ गया चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य डायनेस्टी के पास। तो यहां पर स्थापना किसकी हो गई, मौर्यंस की। तो मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश की यहां पे जब स्थापना हो जाती है तो मौर्यों में मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश इसे कंट्रोल करना शुरू करते हैं। और इसी में हमें ये भी जानकारियां मिलती कि ये जो हिस्से आसानी से नहीं मानते थे, जैसे सपोज यहाँ पे कोई हिस्सा है वो नहीं मान रहा है, यहाँ कोई हिस्सा है वो नहीं मान रहा है, तो इसके बारे में विवरण देते हुए इतिहासकारों ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना, 6 लाख की सेना जो थी उसको अपने कंट्रोल में लिया या साथ लिया, और 6 लाख की सेना के साथ मिलकर उसने क्या किया, पूरे के पूरे भारत को रौंद डाला। रौंद डाला कहने का मतलब कि वो इतना अग्रेशन उसके सेना में था, इतना पावरफुल उसकी आर्मी थी, जो भी नहीं मानता था उसे पूरी तरह से क्रश कर देता था। और इस तरह से पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं कंट्री है या पूरा का पूरा जो इंडिया है,
वो पूरा का पूरा कंसोलिडेट हो गया। और इस तरह से मगध के उत्थान के साथ ही साथ जो इसका साम्राज्यवादी नेचर था या एक्सपेंशन का जो पॉलिसी था, ये किसी रूलर का पॉलिसी नहीं था। मगध के जो भी रूलर हुए उनका एक वर्किंग कल्चर ही ऐसा था कि हमें एक्सपेंड करना है। इसका एट द एंड पीक हमें दिखाई देता है कि मगध जो है एक महाजनपद से शुरू होता है और महाजनपद से शुरू होकर एक पूरे के पूरे रीजन या इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे उसका कंट्रोल आ जाता है। कुछ हिस्से जो रहते हैं वही कंट्रोल ये लोग नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, अदरवाइज पूरा का पूरा रीजन जो रहता है वो मगध से एक्सपैंड होकर फिर आपका एक साम्राज्य के रूप में बदल जाता है। और फिर आगे चलकर मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अनदर उसके बाद से रूलर बनते हैं वो बनते हैं उनके बेटे बिंदुसार। बिंदुसार को मित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के समय में भी जो कंसोलिडेशन रहता है वो मजबूत किया जाता है बिंदुसार के द्वारा। और फिर उसके बाद उनके बेटे होते हैं अशोक, जो यहाँ पर रूलर बनते हैं, मौर्य साम्राज्य के रूलर बनते हैं। और फिर वो क्या करते हैं कि इसे बहुत ही एक्सपैंड करते हैं। एट द एंड उनका कलिंग के साथ वॉर होता है, जहां पर वो मतलब कि अपना जो वॉर है उस वॉर के बाद रक्त और बाकी जो मृत्यु होती है, लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा हताहत होते हैं लोग या घायल होते हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। उन सभी को देखने के बाद उनका हृदय द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, और वो निर्णय करते हैं कि वो ताकत या हिंसा के बल पर अपना साम्राज्य विस्तार न करके वो प्रयोग करेंगे अहिंसा की नीति का, धम्म का। और फिर आगे चलकर धम्म के रास्ते पर चलते हुए वो पूरे के पूरे एरिया या आप कह सकते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म को वो कंट्रोल करते हैं। और इस तरह से मगध जो रहता है ये एक लंबे समय तक सत्ता का केंद्र बना हुआ रहता है। और यहीं पे मगध का इंपॉर्टेंस इस बात से भी समझ में आता है कि जितनी बौद्ध संगतियां हुई थी उसमें से 3 तो मगध के ही शासकों ने कराई थी। अजात शत्रु के समय में पहली बौद्ध संगति हुई, कालाशोक के समय में दूसरी हुई, तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय में हुई, चौथी बौद्ध संगति जो होती है वो होती है कनिष्क के समय में। तो ये हमें साफ तौर पर बताता है कि मगध के ताकत का ही यह परिणाम था कि बौद्ध संगतियां भी जो हुई वो कहां पर हुई, तो इनके रूलर्स के थ्रू ही कराई गई या हुई। तो इन रूलर्स के प्रेजेंस में ही हुई थी। इसके पीछे कारण ये भी है कि सक्षम थे ये कि अगर कोई आयोजन हो रहा है तो उस आयोजन में इनकी बात कोई नकार नहीं सकता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मगध जो है कैसे भारतीय राजनीति में, प्राचीन भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसने भारत को या भारत में एक साम्राज्य के रूप में उत्थान होने में कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से मगध के उत्कर्ष को लेकर और अलग अलग जो वंश थे उसके साथ मैंने आपको मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, कैसे ये बढ़ता चला गया, इसके बारे में मैंने बताया। आगे उसके बाद जल्द मुलाकात होगी आपसे कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। आशा करता हूं आपको ये पोर्शन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।